हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हम इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, उसका इंट्रोडक्शन, अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड सारे केस लॉज जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, यूजीसी नेट या फिर आपका जुडिशरी, हर एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन तो फेवरेट होता है, तो आपको ये टॉपिक एग्जामिनर का ये भी फेवरेट होता है, तो इसलिए हम आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है। तो वो है पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन से सेक्शन में है, कौन से आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल 51 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए है, इसका मतलब ये किसी अमेंडमेंट से ही आया होगा। तो कौन सी अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट करी गई हैं? वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। नाउ इट इज इंसर्टेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हुज कमिटी? तो फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी रिपोर्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका फॉरेन इम्पैक्ट क्या है? फॉरेन से भी तो ली होगी ना हमने, तो इसका फॉरेन इम्पैक्ट है सोवियत यूनियन 1991 से पहले जब डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका है सोवियत यूनियन। अब हम पढ़ते हैं, अब हम इसको वैसे रशिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये 1991 से जब वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था तब का बताया, अभी आप रशिया लिख लेना। अब इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सी आई है फंडामेंटल ड्यूटीज में? तो वो आपकी आती है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। अच्छा, अब 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से लेकर कौन से फंडामेंटल ड्यूटी को इंसर्ट किया है? तो वो आपकी आती है फंडामेंटल ड्यूटी के। ये भी अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा, एक चीज और कि मैंने एक शॉर्ट डाली थी, आई थिंक मेरी सबसे पहली शॉर्ट होगी वो, पहली या दूसरी, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्रोनोलॉजिकल वे में कैसे याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार क्रोनोलॉजिकल वे में लगाने के लिए आ जाता है कि कौन सी कहाँ पर है। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक बताई है, वो आप जाके उस शॉर्ट में देख लेना। ठीक है, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट हमारी आती है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिससे हमारी के वाली फंडामेंटल ड्यूटी आई थी। अच्छा, टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो टोटल ड्यूटीज है हमारी 11। अब बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब कि बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों की चीज में कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो क्या है बैलेंस? वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज and obligations to society and fellow citizens, मतलब fundamental duties ensures responsibilities on the citizens। fundamental duties अपने citizens के ऊपर ये responsibilities लगाता है, बांधता है अपने citizen को, और ये बताता है कि मेरा right, जैसे मेरा right है, ठीक है, सामने वाले का भी तो वही राइट है। जैसे आर्टिकल 21 मेरा राइट है, लेकिन आर्टिकल 21 आपका भी तो राइट है। तो अब मैं अपने राइट को ऐसे एक्सरसाइज कर सकती हूँ कि आपका राइट भी वॉयलेट ना हो। तो ये क्या हो गई? ये मेरी ड्यूटी हो गई। ठीक है, कि मुझे आपका राइट वॉयलेट ना हो, ये भी मेरी ड्यूटी है कि मैं ये भी चेक करूं। केवल अपने अपने बारे में नहीं सोचना, सेल्फिश नहीं होना है फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। ठीक है, और क्या करता है ये? ऑब्लिगेशंस, इट पुट्स ऑब्लिगेशंस ऑन द सिटीजंस टू रिव्यू द सोसाइटी एंड फेलो सिटीजन्स, की वो सोसाइटी और फेलो सिटीजन्स के बारे में भी सोचे। सेकेंड पॉइंट क्या है अपना बैलेंस का? रिस्पॉन्सिबल, इट एंश्योर्स रिस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट्स। सेम जो मैंने अभी आपको बताया, रिस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट्स। हर सिटीजन के पास एक राइट है, और उस राइट को उस सिटीजन को रिस्पॉन्सिबली ही एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं एक्सरसाइज करना चाहिए कि चलो मेरा तो राइट है, ठीक है ना, लेकिन सामने वाले का तो वॉयलेट कर दिया आपने, तो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक बैलेंस। क्या करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड करता है डेमोक्रेटिक बैलेंस। और डेमोक्रेटिक बैलेंस कैसे? इक्वली अवेयर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। हर सिटीजन को इक्वली अवेयर होना चाहिए कि मेरे राइट्स ये हैं और मेरी ड्यूटीज ये हैं। मुझे अपने राइट्स को फॉलो करना है, मुझे अपने राइट्स का वॉलेशन, ये देखना है कि मेरा राइट्स का वॉलेशन ना हो, लेकिन साथ ही मेरे को क्या देखना है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी और का राइट वॉलेशन ना करूं। ठीक है, तो इक्वली अवेयर होना चाहिए एक कंट्री का सिटीजन
ठीक है, यही है बैलेंस बिटवीन द FR एंड FD। अब आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है? कॉमन गुड, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनल यूनिटी। कॉमन गुड, हर किसी का अच्छा, हर किसी का भला हो, ये वाली पॉलिसी लेके चलता है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज का बैलेंस। ठीक है, सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। अब किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एनवायरमेंट को, कल्चरल हेरिटेज एंड प्रिजर्विंग आइडियल्स। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ केस लॉज, और मैं आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज एक एक करके भी समझाने वाली हूँ। तो पहले हम सारी फंडामेंटल ड्यूटीज एक काम करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 51A क्या है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी हैं? ओनली सिटीजन्स की। तो सिटीजन्स को हाईलाइट कर लो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या फॉरनर की भी हैं? तो आंसर इज नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी है? केवल और केवल सिटीजन्स की। तो ए क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जैसे नेशनल ऑनर एक्ट 1971, आइडियल्स ऑफ, ये सब चीजें जो होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, तो ये सारी हमारी फर्स्ट ड्यूटी है। ठीक है, सेकेंड इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स which inspired our national struggle for freedom। जैसे कि आइडियल्स ऑफ नेशनल फ्रीडम टू स्ट्रगल। ठीक है, ये सारी चीज जो बिलीव्स एंड आइडियल्स होते हैं हमारे आजादी के टाइम के, उनको भी हमें प्रिजर्व करना है। ठीक है, सो दिस इज हमारी सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी। नाउ C1 इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, D is to defend our country और render national service when called upon to do so। अपने कंट्री को डिफेंड करना, और जब जरूरत हो, जब नेसेसरी हो हमारी कि हमें अपने कंट्री को जाके बचाना है, तो नेशनल सर्विस भी हमें देनी है। नेक्स्ट इज E, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional and or sectional diversities through renounced practice derogatory to the dignity of a woman। Common brotherhood, ठीक है, spirit of common brotherhood, भाईचारा, ये इसको हमें प्रिजर्व करना है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है इस चीज को देखना। नेक्स्ट इज F, to value and preserve the rich heritage of our composite culture। अपना कंपोजिट कल्चर है ना, सब मिक्स है यहाँ पर, कंपोजिट कल्चर है, तो उसको हमें अपने कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज G, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures। ठीक है, तो G से जैसे ग्रीन होता है ना, ऐसे ही G से क्या हो गया? ग्रीन मतलब एनवायरमेंट। ये मैंने जो आपको ऐसी ऐसी ट्रिक दे रखी है, ये मैंने शॉर्ट्स में दे रखी है, तो मेरा आप एक बार जरूर जाके वो शॉर्ट देख लेना अपने एडवांटेज के लिए। ठीक है, तो G से जैसे ग्रीन, तो ग्रीन क्या होता है? एनवायरमेंट। तो G से आगे आपके एनवायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है। देन H, अच्छा जैसे ही हम G वाला क्लॉज पढ़ते हैं, ग्रीन वाला, एनवायरमेंट वाला, तो उसमें हमें किस चीज को जोड़ना है? हमेशा पढ़ना है आर्टिकल 48A और आर्टिकल 21 के साथ। आर्टिकल 48A आपका DPSP में है। ठीक है, वो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन ये भी इसमें इम्प्लाइड राइट है आपका कि आपको क्लीन एनवायरमेंट का राइट है। ठीक है, सो ये क्या बताता है हमें कि पार्ट थर्ड, ठीक है, आर्टिकल 21, पार्ट फोर्थ जो कि है आर्टिकल 48A एंड पार्ट फोर्थ A जो हम G क्लॉज पढ़ रहे हैं। These three parts of the constitutions are complementary and supplementary to each other। ठीक है, तो प्रोविजंस को लिंक करके हमें पढ़ना है ताकि हमें याद रहे चीजें। नेक्स्ट इज H, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। ठीक है, साइंटिफिक H से ह्यूमैनिज्म, ठीक है, to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, इन्वेंशन वगैरह इन सबको प्रोटेक्ट करना। I है to safeguard public property and to ensure violence। जैसे मैंने अपनी शॉर्ट में बता रखा है, I stands for India। अब इंडिया की क्या? इंडिया की प्रॉपर्टी को हमें सेव करना है। नेक्स्ट इज to strive towards
excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. ठीक है, हर क्षेत्र में, हर स्पेयर्स में हमको एक्सीलेंट परफॉर्म करना है. ठीक है, हर स्पेयर में हमको ध्यान रखना है. ठीक है, कि हमारा कोई सा स्पेयर पिछड़ा हुआ ना रह जाए. नेक्स्ट इज के, जो कि हमारा 86 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि मैंने अभी बताया उससे जुड़ा, वो क्या है? के फॉर कांडू. बच्चे कैसे होते हैं? कांडू. ठीक है, कांड करने वाले बच्चे होते हैं. तो के क्या है हमारी? हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और एज अ केस में भी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स. 6 to 14 ईयर्स, इसको अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम में यह आता है. ठीक है, तो यह हमारा कौन सी अमेंडमेंट से आया है? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002. सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स कौन से, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट से आए हैं? वो आए हैं हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से. अब हम सारे केस लॉज पढ़ने वाले हैं. यही केस लॉज है जो आपको पढ़ने हैं, इनके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी से एक भी केस लॉ नहीं आएगा. ठीक है, तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं. चंद्र भवन बोर्डिंग वर्सेस स्टेट ऑफ माइसोर 1969. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि इस अमेंडमेंट से ही इंसर्ट करे गए हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज किसी ना किसी फॉर्म में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही इंसर्ट थे. ठीक है, ऑल दो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं थे, लेकिन वो थे. अब कैसे थे? तो जैसे प्रियम्बल में मैंने आपको गोल्स पढ़ाए थे. ठीक है, तो वो गोल्स के फॉर्म में थे. जैसे फंडामेंटल राइट्स का जो आपका आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 से लेकर 6 तक, सब क्लॉज 6 तक जो आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, उनके फॉर्म में थे. तो ऐसा कहना सही नहीं होगा कि फंडामेंटल राइट्स इससे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही आए हैं. ऑल्दो एक्सप्लिसिटली तो इसी से ही आए हैं, लेकिन इम्प्लाइडली वो पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें दिए गए थे. ठीक है, इम्प्लाइडली दिए गए थे, पर अब इससे एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिए गए हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट केस इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस को भी जब भी हम पढ़ेंगे तो हम कौन से आर्टिकल के साथ पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ेंगे आर्टिकल 48A, जो कि है आपका BPSPs में, और आर्टिकल 21 जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स में. अब MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन ऑन द नेचुरल एनवायरमेंट. ठीक है, बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर कंपल्सरी एजुकेशन देनी जरूरी है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की. ठीक है, ये ड्यूटी है स्टेट की. नाउ द नेक्स्ट इज एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स 2002. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर द एड्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज किसका रोल निभाती हैं? एड्स का, AIDE. ऐसे याद करना ना, एम्स एड्स, AID. ठीक है, AIDS, एड्स मतलब हेल्प करना. तो फंडामेंटल ड्यूटीज की वजह से हम मतलब ये हमारी हेल्प करती है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स 2002. अब हमारा जो लास्ट केस लॉ है वो है नवीन जिंदल. मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल 2004. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्ट 4th, ठीक है, पार्ट 4th एंड पार्ट 4th A एंड पार्ट 3rd आर दी सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो है आपके पार्ट 4th ये और पार्ट थर्ड ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर है. और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर इम्प्लिसिट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द रियाम ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चाहो तो आप इसे नोट कर लो. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो लिख लो. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the fundamental duties are implicit in the concept of fundamental rights in realm REALM of reasonable restrictions. इसका मतलब समझ में आया? क्या बोला
कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो फंडामेंटल राइट्स में इम्प्लिसिट हैं। कैसे? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 से लेकर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 तक। ये जो आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो आपके क्लॉज हैं, इनमें फंडामेंटल राइट्स का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, उसी को ये बता दिया इस केस में कि ये इम्प्लाइडली वहां पर थे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, ठीक है। तो दिस वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। अब फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आपके पास सारी नॉलेज है, इसे एक अच्छा सा आंसर राइटिंग में आप मुझे लिख के दिखाना। अच्छा, और अगर आपको आंसर राइटिंग की कि कैसे आंसर लिखते हैं, अगर आपको इसके ऊपर एक क्लास चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना। मैं आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट दूंगी कि कैसे आंसर लिखा जाता है, ताकि मार्क्स कहीं पर कटने की कोई वो ना पड़े। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता सब होता है, नॉलेज अच्छी होती है, लेकिन आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई इशू है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो और मैं आपको उस इशू को पूरी कोशिश करूंगी कि वो सॉल्व हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।